गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? डीलेट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो शिक्षण प्रविधियाँ या युक्तियाँ। इसके बारे में हमने ऑफलाइन कक्षा में भी चर्चा कराई थी और कुछ हमने युक्तियों के नाम भी आपको बताए थे, जिसमें विवरण विधि, व्याख्यान विधि, वर्णन विधि, निरीक्षण एवं अवलोकन विधि, कहानी कथन विधि और स्पष्टीकरण विधि। इसके बारे में हमने बताया था, इनके नाम बताए थे बस केवल। और आज हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे उसका नाम है विवरण विधि, यानी डिस्क्रिप्शन मेथड। तो किसी भी घटना या विषय वस्तु का शाब्दिक चित्र के माध्यम से प्रयोग करना, ये हमारा विवरण विधि के अंतर्गत आएगा। इसमें अध्यापक उस विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष जो है या पाठ्यक्रमानुसार प्रयोग करके प्रस्तुत करें, लेकिन ये ध्यान रखना है चित्र के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सब भारत में सर्वाधिक वर्षा वन वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है या किस राज्य में होती है, तो सभी को पता है मेघालय नाम से। मेघ प्लस आलय, बादलों का घर। यहाँ बादल होंगे, वर्षा होने स्वाभाविक है। और वहाँ पर मेघालय में एक डिस्ट्रिक्ट है मासिनराम और चेरापूंजी। ये सर्वाधिक वर्षावन वाले क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो हम कैसे बताएंगे उसके बारे में? या तो शिक्षक मानचित्र बनाए, मैप, भारत का नक्शा बनाए और वहीं पर ही पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर मेघालय दर्शाए कि भाई ये मेघालय है और यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है, या अपने साथ मानचित्र को लेकर आए और दिखाए। जैसे मेरे पीछे एक ग्लोब रखा हुआ है, ये वर्ल्ड का है। ठीक ऐसे ही शिक्षक जब पढ़ाने आए तो मानचित्र साथ में लेकर आए, अगर उसे राज्यों के बारे में कुछ बताना है तो। ठीक है। आगे विवरण प्रस्तुत करते समय कुछ बातें हैं जो शिक्षक को ध्यान में रखनी है कि विवरण बच्चों के अनुकूल हो। मतलब जैसी उसकी जैसे बाल्यावस्था के बच्चों को घर में पढ़ाना है तो हमें थोड़ा मनोरंजन के साथ बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। यही टॉपिक अगर हमें 9th-10th के बच्चों को पढ़ाना हो तो हमारा तरीका कुछ और हो जाएगा, हायर में कुछ और तरीका हो जाता है। टॉपिक वही है लेकिन विधियां बदल जाती हैं इस तरह के अनुसार, उनकी आयु अवस्था के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार। नेक्स्ट, विवरण मनोरंजनात्मक होना चाहिए ताकि बच्चे बोर ना हो। बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं जब लंबा लंबा व्याख्यान हम देने लगते हैं, बच्चे बोर होने लगते हैं। तो उन बोरियत से बचने के लिए उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप उसमें डाल दें। इसके साथ साथ किसी घटना या पाठ्य वस्तु का एक फीचर के तौर पर आप उसको प्रयोग करें, जिसे अध्यापक अपनी जो शिक्षागत सामग्री है वो छात्रों तक आसानी से पहुंचा सके। शिक्षागत सामग्री उसे कहते हैं तो शिक्षण को सीखने में सहायता प्रदान करे। तो ये विवरण प्रविधि थी। विवरण प्रविधि के बारे में अगर एक लाइन में अगर हम कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? किसी घटना या तथ्य को चित्र के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना विवरण प्रविधि कहलाएगी। अगला हमारा आता है वर्णन विधि। वर्णन यानी नरेट करना किसी भी चीज को, किसी घटना अथवा तथ्य को ज्यों के त्यों कह देना वर्णन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे घर के आसपास कोई घटना घटित हो जाती है तो घर वाले पूछते भाई क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, तो हम हूबहू वही बात बता देते हैं जो घटना घटित होती है। उसमें कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं लगाते। ठीक है। लेकिन उस घटना में यदि आप इन्वॉल्व हैं, फिर आपसे कोई अगर उसके बारे में पूछता है तो हम तथ्यों को थोड़ा सा मरोड़ देते हैं, उन तथ्यों को पेश करते हैं जिनमें हमें सुरक्षा मिले और सामने वाला दोषी सिद्ध हो जाए। ठीक। एक ग्रीन एवं बरचेना
ये ग्रीन एवं बर्चेना, ये एक दार्शनिक हैं, उन्होंने बताया कि वर्णन का क्या अर्थ है कि घटनाओं की श्रृंखला को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। नरेशन मीन्स रिकाउंटिंग अ सीरीज इवेंट। तो वर्णन के माध्यम से क्या है कि बच्चों के मस्तिष्क में किसी घटना, कहानी, तथ्य अथवा वस्तुनिष्ठ का शाब्दिक चित्र पहले से ही अंकित होता है। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के शिक्षण विधि में इस युक्ति को हम आसानी से प्रयोग में भी ला सकते हैं। इसके साथ साथ किसी वर्णन करते समय भावानुसार हम अपनी वाणी का आरोहण और अवरोहण भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमें कोई कविता अगर बच्चों को पढ़ानी है ना, तो कविता में जैसे जैसे भाव आते हैं हमारे स्वर का उच्चारण भी वैसे ही होता जाता है। अगर हम वीर रस की कविता पढ़ेंगे तो हमारे में उत्साह का स्थायी भाव जागृत हो जाएगा। हास्य रस की कोई कविता पढ़ते हैं तो प्रसन्नता का भाव जागृत हो जाएगा। करुण रस की कोई कविता पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारे भाव शोक में डूब जाएंगे। क्लियर? अब वर्णन की युक्ति को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है हमारा सापेक्ष वर्णन, दूसरा निरपेक्ष वर्णन। सापेक्ष वर्णन में क्या होता है कि इसमें शिक्षक किसी भी घटना को प्रस्तुत करते समय करते हुए अपने को उस घटना से जोड़े लेता है, ठीक, और घटना के पात्र को अपने को कर्ता की शैली के रूप में प्रस्तुत करता है। अगर आपको अगर बच्चों को मोरालिटी की कोई कहानी अगर बतानी है तो आप उस घटना का पात्र खुद को बना लेंगे कि एक बार मैं जंगल गया, मेरे साथ ये ऐसे किस्सा हुआ, या मैं गांव में गया, मेरे साथ ये किस्सा हुआ, मैंने इसको वैसे करा तो मुझे ये सीख मिली। आपके सामने भी आए तो आप भी इसी तरीके से करिएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा आता है हमारे निरपेक्ष वर्णन। इस निरपेक्ष वर्णन में क्या है कि शिक्षक अब अपने आप को एक थर्ड पर्सन के तौर पर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। किसी भी घटना को वर्णन करते समय स्वयं को एक थर्ड पर्सन के रूप में यानी अन्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षण में घटना वर्णन प्रविधि में सफल शिक्षण हेतु अध्यापक को चाहिए कि बीच बीच में छात्रों से वर्णित तथ्य पर कुछ प्रश्न भी पूछ ले, ठीक है। और प्रश्न पूछने का सार भी यही लगाना कि हम जो घटना के बारे में बच्चों को नरेट कर रहे हैं क्या बच्चे उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, ठीक। और वर्णन के प्रारंभ तथा समाप्ति की घटना में तारतम्यता अथवा संबंध बनाए रखना चाहिए तथा बाद में उससे प्राप्त सीख और पाठ के उद्देश्य को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे हम लोग नैतिक शिक्षा की कोई या पंचतंत्र की कथाएं जब हमने पढ़ी होंगी, जब पढ़ने के बाद लास्ट में क्या लिखा होता है, शिक्षा, कि इसे आपने इस कहानी से हमने यह शिक्षा प्राप्त की। फिर तीसरा आता है हमारा व्याख्यान यानी लेक्चर, जो मैं इस समय आपको दे रहा हूं। ये व्याख्यान विधि जो है ये छोटी कक्षाओं में कभी भी प्रभावी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बड़ी कक्षाओं में प्रभावी होती है, बड़ी में वो भी हायर जो क्लासेस होती है उनमें होगी। आप इसकी शुरुआत 11-12 से कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभावी आपकी हायर यानी डिग्री कॉलेज में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तब वहाँ पर ये ज़्यादा प्रभावी है। जब अध्यापक किसी विषय वस्तु को बच्चों के सहयोग लिए बिना अपने आप मौखिक रूप से बताता चला जाए तो इस अध्यापन को हम क्या कहेंगे, व्याख्यान। सिंपल सी बात है कि बिना किसी का तर्क लगाए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अध्यापक किसी भी विषय के प्रकरण को स्पष्ट करता है तो वह हमारा व्याख्यान कहलाता है। इसमें विषय और प्रकरण पूर्व निर्धारित होता है, पहले से वो निर्धारित करके आता है कि आज मुझे इस पर लेक्चर देना है।
इससे क्या होता है, अध्यापक अपनी स्मृति और तर्क शक्ति के आधार पर बच्चों के समक्ष उन तथ्यों को प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में मैंने आपको पहले ही बताया था, वैदिक काल के टाइम पे क्या होता था कि व्याख्यान विधि ही चलती थी। प्रायोगिक कार्य बहुत कम किए जाते, सबसे कम कार्य होता था प्रयोग का। व्याख्यानी विधि चलती थी, इसमें गुरु एक पवित्र स्थान पर बैठ जाते थे ऊंचाई पर, और शिष्य नीचे बैठे होते थे, और गुरु जो है उनको उपदेश देते थे ओरली, और शिष्य उनको सुनते थे और उनको सीखने का प्रयास करते थे। अब वही कॉन्सेप्ट हमारा हायर क्लासेस में चल रहा है। तो व्याख्यान करते समय हमें कुछ बातें हैं को ध्यान में रखना है कि विषय सामग्री को हम तार्किक रूप से प्रस्तुत करें। बच्चों को लगे कि आज हम जो पढ़कर गए हैं इससे हमें निश्चित ही कोई फायदा हुआ है। व्याख्यान करते समय भाषा जो है बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक, भाषा जितनी सरल होगी, शुद्ध होगी, स्पष्ट होगी, आपके तथ्य उतनी ही जल्दी समझ में आएंगे। शब्दों में उच्चारण करते समय विशेष सावधानी बरतनी है। मैंने आपको पहले बताया था, कई शिक्षक होते हैं जिनको वाक संबंधी समस्याएं होती हैं, वो साको शाह बोलते हैं, काको टा बोलते हैं। तो ऐसे में क्या है, बच्चों को भी सुनने में दिक्कत होती है। ये हमारे अगर अभी कुछ राज्य हैं, उन राज्यों मेरे दोस्त वगैरह वहाँ पढ़ते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम हम जो कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे सर स्पष्ट को अस्पष्ट कहते हैं, तो हम अस्पष्ट लिख लिए, लेकिन जब पता चला वो अस्पष्ट नहीं, वो तो स्पष्ट ही था। तो यहाँ बच्चों को थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। व्याख्यान देते समय बीच बीच में कुछ उदाहरणों का, कुछ दृष्टांतों का जो है प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे लेक्चर क्या होते हैं, थोड़ा रुचिकर रहते हैं। और व्याख्यान में आवश्यकता अनुसार, उन्हें अगर जरूरी नहीं है, आवश्यकता अनुसार जब आवश्यकता लगे तब हमें उसे श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। कोई शब्द कठिन आया उसको लिख दिया, किसी की परिभाषा अच्छी लगी वो भी लिख दी। अगर व्याख्यान करते समय अगर चित्र बनाना पड़ रहा है हमें कंटेंट से रिलेटेड, वो हमने डायग्राम बना दिया। जो है श्यामपट्ट का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। तो आज हमने विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि और व्याख्यान प्रविधि के बारे में हमने पढ़ लिया है। बाकी की जो 3 प्रविधियां रह गई हैं इसके बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।